इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं आदाब डॉक्टर। आदाब लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आप जानते हैं जान है तो जहान है, इसीलिए हर एक मर्ज की दवा हमारा ये आदाब डॉक्टर है। आदाब डॉक्टर में हम आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत से करवाते हैं, ऐसी डॉक्टर से करवाते हैं जो आपके सवालात के जवाब देने के लिए एकदम से तैयार होती हैं, माहिर अमराज होती हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर जो जुड़ी हैं वो है होम्योकेयर इंटरनेशनल से डॉक्टर आकांक्षा। डॉक्टर आकांक्षा, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे शो आदाब डॉक्टर में। आपको बताएं कि आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं, जो विषय हमने आज चुना है वो है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम दीज डेज, और वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के शिकार बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, आर्थराइटिस के शिकार आज की नौजवान नस्ल भी होती है, और आर्थराइटिस के शिकार किड्स भी होते हैं। किड्स में भी यानी बच्चों में भी आर्थराइटिस पाया जाता है। किस तरह का आर्थराइटिस बच्चों में पाया जाता है और बड़े बुजुर्गों में और नौजवान नस्ल में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। और आर्थराइटिस से अगर आप भी जूझ रहे हैं और इससे निकलने के लिए आपको कुछ तदाबीर चाहिए, आपको कुछ कदम चाहते हैं आप उठाना चाहिए आपको, और वो भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेकर, तो आप बेझिझक होकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल हम आपके सवालात भी ले लेंगे और शुरुआत करते हैं हम कि आर्थराइटिस एक्चुअली है क्या, आप तक भी ये बात पहुंचाना चाहेंगे। डॉक्टर साहबा, आर्थराइटिस की हमने बात छेड़ी है, इससे पहले भी कई दफा हमने आर्थराइटिस पे बात की है, कई डॉक्टर्स के साथ, इनफैक्ट आपके साथ भी। हर बार हम कहते हैं आर्थराइटिस जो है उसकी बहुत सारी किस्में हैं, प्राइमरी आर्थराइटिस है, सेकेंडरी आर्थराइटिस है। आज जो लोग अभी अभी जिन्होंने अपना पहली बार शो देखा होगा या ट्यूनिंग किया होगा, तो हम चाहते हैं आप उन तक भी ये बात पहुंचाएं कि किस तरह के आर्थराइटिस होते हैं। कोई आर्थराइटिस के ऐसी होती हैं जो जानलेवा होती हैं, और आर्थराइटिस कब होता है, किन चीजों से होता है, जिस थोड़ा बहुत डिटेल में। आर्थराइटिस जो हम बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है आर्थराइटिस, आर्थ यानी कि जॉइंट, आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। सो जॉइंट के पास इन्फ्लेमेशन, पेन के साथ यानी दर्द, एक जॉइंट के साथ दर्द के साथ सूजन आना यानी कि स्वेलिंग रहना, वहां पे रेडनेस रहना, और वहां पे हीट फील होना यानी कि पेशेंट जब उसे वो जॉइंट के पास हीट फील करे, और स्किन रैशेस हो। तो एक जॉइंट के पास पेन के साथ ये 4 इन्फ्लेमेटरी साइंस जब होंगे तब हम कह सकते हैं कि ये पेशेंट को आर्थराइटिस एक काइंड है करके। आजकल के मेडिकल स्टडी के हिसाब से देयर आर मोर देन 100 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस, यानी कि 100 से ज्यादा प्रकार के आर्थराइटिस देखने में मिलते हैं। आर्थराइटिस को बेसिकली हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी आर्थराइटिस एंड सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी आर्थराइटिस जो है वो बेसिकली जॉइंट्स पे इफेक्ट करता है, सो इट्स अ प्राइमरी आर्थराइटिस। इसमें हम लोग देख सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस प्रकार के डिफरेंट, गाउट, सूडो गाउट, ये बेसिक मेजर टाइप ऑफ प्राइमरी कैन बी ट्रीटेड इजीली। अगर हम कहेंगे जैसे प्राइमरी आर्थराइटिस, हम ये कह सकते हैं कि अगर राइट टाइम पे आपका अच्छा इलाज हो और राइट डॉक्टर हो तब इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। डेफिनेटली प्राइमरी आर्थराइटिस। सेकेंडरी आर्थराइटिस जो है वो है नेक्स्ट ऑर्गन को अफेक्ट करके जॉइंट्स पे इफेक्ट दिखाता है, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस में फर्स्ट स्किन प्रॉब्लम यानी कि सोरियासिस जो स्किन कंडीशन है वो होने के बाद नेक्स्ट आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स आते हैं, उसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, रिएक्टिव आर्थराइटिस। सो इस प्रकार के जो इन्फेक्शंस की वजह से आने के आर्थराइटिस को हम लोग बॉडी में कहीं दूसरी जगह इन्फेक्शन होता है लेकिन उसका इफेक्ट कुछ सालों के बाद जॉइंट्स पे अगर दिखाए तो उसे सेकेंडरी आर्थराइटिस में हम लोग डायग्नोस करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी आर्थराइटिस पहले होता है, उसके बाद सेकेंडरी आर्थराइटिस पे वो कन्वर्ट होता है। कैन वी से दैट? नॉट एग्जैक्टली कि डायरेक्टली प्राइमरी आर्थराइटिस सेकेंडरी आर्थराइटिस एक अपने अलग है जी। अच्छा, प्राइमरी आर्थराइटिस की हम बात करें, किन किन चीजों से ये होता है और क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? ये मतलब कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिनको हम लाइफ में नजरअंदाज करते हैं एंड देन बाद में पता चलता है कि ये प्राइमरी आर्थराइटिस है। जी, बेसिकली आर्थराइटिस में जो है वो घुटनों में दर्द ज्यादातर आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हम लोगों को देखने में मिल रहा है। नेक्स्ट इसके कॉजेस में देखेंगे क्या रीजन की वजह से आर्थराइटिस आता है। मेन है एजिंग का। पहले कुछ साल पहले ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम जो 60 ईयर्स लोगों में देखा जाता था, 60 ईयर्स प्लस के बाद, लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल चेंजेस में, फूड चेंजेस में, एक्सरसाइजेस चेंजेस की वजह से ये प्रॉब्लम 40 ईयर्स के बाद भी हमें
में इजीली पेशेंट्स काफी कंप्लेन कर रहे हैं आर्थराइटिस प्रॉब्लम के बारे में। तो इसके बेसिकली साइंस और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आर्थराइटिस का, जो ऑस्टियो आर्थराइटिस कॉमनली इफेक्ट होता है, ये 1-2 दिन में दिखाई नहीं देगा। इट टेक सेवरल मंथ्स टू ईयर्स टू कम आउट कि आज घुटना नहीं पता है, अभी घुटनों में दर्द है तो हाँ भाई कुछ ज्यादा काम हो गया, खत्म हो गया। इस प्रकार से यूजुअली नेग्लेक्ट हो जाता है आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स, क्योंकि उसके साइंस एंड सिम्टम्स दिखने में काफी महीनों से साल लग जाते हैं। और बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एजिंग डिसीज है, ओबेसिटी यानी कि ज्यादा वजन रहना उससे भी, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हमारे जहाँ बोन्स पे वहां पे ज्यादा इफेक्ट कर, जहाँ पे हमारा वजन ज्यादा दिखता है। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस की हम बात करें अगर टीनेज में या फिर एडोलसेंट पीरियड में आपको वजन जो है ज्यादा है, 18-19 या फिर 20 के एज में भी अगर आपको वजन ज्यादा है, ओबीज है आप, क्या तभी भी ये डेवलप हो सकता है? डेफिनेटली वी कैन। ये लोगों को जल्दी आने के चांसेस ज्यादा रह सकते हैं, यानी कि डेवलप होने से ज्यादा वी कैन से कि अब आजकल के जमाने में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम 40 ईयर्स के बाद देखते हैं, लेकिन अगर ओवरवेट हम लोग 20 ईयर्स में ही ओवरवेट है तो दे कैन सफर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम 30 ईयर्स में ही। सो एज लिमिट जो है वो काफी कम हो जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं इसमें। राइट। एनीवेज हम और भी बात कर रहे हैं इस पे, आर्थराइटिस पे हम हमारी बात चल रही है, हम अपने नाज़रीन को बताएं। आज हम आर्थराइटिस पे बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेझिझक होकर हमारे स्क्रोल जो है स्क्रीन के नीचे स्क्रोल नंबर्स हो रहे हैं, उन पर आप कॉल करके अपना जो सवाल है वो डॉक्टर साहबा तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस पे। एंड कुछ ऐसे आर्थराइटिस होते हैं जो बच्चों में भी देखे जाते हैं, लेकिन माँ बाप जो है वो नजरअंदाज करते हैं। लाइक हम अगर बच्चे का जो है घुटने में दर्द होना शुरू हो गया, वो कंप्लेन करता है घुटने में दर्द है, तो डॉक्टर पेडिट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, वो कुछ ऐसी दवाई देता है, तो हम लोग को पता भी नहीं चलता बच्चे को आर्थराइटिस है। तो किस तरह का आर्थराइट जो है वो बच्चे में डेवलप हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 4 इयर्स 5 इयर्स की एज में डेवलप हो जाता है। इज देयर काइंड ऑफ आर्थराइटिस? आज का मैंने जैसे अभी रिसेंटली कहा है कि अब तक के मेडिकल स्टडी के हिसाब से देयर मोर देन 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। और जो किड्स को इफेक्ट होता है यानी कि बच्चों को जो इफेक्ट होता है वो है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, यानी कि जुवेनाइल यानी कि बच्चों का, इडियोपैथिक यानी कि विदाउट एनी रीजन, कुछ रीजन ना हो कि आर्थराइटिस आने का बच्चों में हम लोग कॉमनली देखने को मिलता है। ये लोगों में बच्चों में आर्थराइटिस के साथ यानी कि घुटनों में दर्द या पाँव में दर्द, हाथ में दर्द अगर बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके साथ उन्हें फीवर यानी कि बुखार आया है और स्किन रैशेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या अब्डोमिनल पेन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो इसे नेग्लेक्ट ना करते हुए एक बार इन्वेस्टिगेशंस करवा के इज देयर एनीथिंग रिलेटेड टू आर्थराइटिस, और फीवर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है कितना। कभी रैशेज आते थे, आम बात है बच्चों में रैशेज आना और साथ साथ में फिर फीवर आना, एब्डोमिनल दर्द होना वगैरह, पेन होता है स्टमक वगैरह में, तो हम लोग डायरेक्टली बच्चों को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास और वो सिंपल सी दवाई देते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, तब हम नजरअंदाज करते हैं नाज़रीन इस बात को कि हो सकता है बच्चे में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, बिकॉज आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मर्ज है जिसके सिम्टम्स आपको पता नहीं चलते हैं, लेकिन लेट एज में जब आप आगे बढ़ते हैं, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तब आपको पता चलता है कि आपका ये आर्थराइटिस है वो पहले से ही आपके साथ जुड़ा है। राइट डॉक्टर? सो इसीलिए आप जो है अपने बच्चों को राइट टाइम पे पता करवाएं। अगर सिम्टम्स हैं इस तरह के जैसे कि डॉक्टर ने बताया, तो ये नहीं कि सिर्फ आप दवाएं उन्हें दे रहे हैं, बल्कि साथ साथ में आप आर्थराइटिस भी चेक करवाएं। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस के कुछ टेस्ट वगैरह रहते हैं लाइक बच्चों में अगर वगैरह? बच्चों में यूजुअली एक्सरे, नॉर्मल एक्सरे रिलीव कर देता है कि उसमें कुछ आर्थराइटिस यानी कि प्रॉब्लम कुछ है क्या। सो यूजुअली पेरेंट्स जब घुटनों में दर्द या कहीं पे भी बोन्स में दर्द है तो फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा यानी कि कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ गिर गए, ऐसा जो भी अगर हिस्ट्री है उसे नेग्लेक्ट ना करते हुए उसे करेक्ट ट्रीटमेंट लेना काफी जरूरी है, क्योंकि छोटे इन्फेक्शन ही हम समझेंगे, लेकिन ये इन्फेक्शंस अगर करेक्ट टाइम पे कंट्रोल नहीं होके इफ दे गो इनटू क्रॉनिक स्टेजेस, उसके लिए सेप्टिक आर्थराइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, इस प्रकार के आर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। सो जो मिनिमम फर्स्ट एड जो भी है वो आप करेक्ट एक्यूरेटली कीजिए, जिससे वो इन्फेक्शंस और ज्यादा डेंजरस ना हो। That is a right. advice. So talk about rheumatoid arthritis. What kind of arthritis is that? Can you find that in kids also? Yeah, rheumatoid arthritis एक it's not an aging disease, यानी कि ये एज से नहीं रिलेटेड है, ये 20 years प्लस में
हम लोग ज्यादातर रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को देखते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से होता है, यानी कि इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी खुद के अगेंस्ट हो जाती है, जब जॉइंट्स के पास हुए कार्टिलेज पे और जॉइंट लाइनिंग पे इफेक्ट करने के टाइम पे जो आर्थराइटिस आता है उसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। सो इसके लिए ट्रीटमेंट लेना काफी जरूरी है, क्योंकि पेशेंट्स इसमें कंप्लेन करते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस, यानी कि मॉर्निंग उठने में उन्हें काफी तकलीफ होती है, स्टेप्स चढ़ने में, स्टेप्स उतरने में। काफी देर से कॉलर जुड़े हुए हमारे साथ, हम अपनी बहस जारी रखेंगे आर्थराइटिस पे, बहुत वसी मौजू है। फिलहाल कॉल लेते हैं। आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब, कौन बोल रहे हैं? मैं रांची से बोल रहा हूँ, विनोद। रांची से विनोद? हाँ जी विनोद। ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोगों से। एक तो मैं डॉक्टर साहबा से एक सवाल करना चाहूंगा कि जैसे जो आर्थराइटिस की आजकल प्रॉब्लम है जी, वो बूढ़ों में नहीं हो रहा, मतलब जवान यंग में भी हो रही, किड्स में भी हो रही है। उसकी मेन वजूहत उसकी क्या है, क्या रीजंस है, उसको कैसे हम लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं? जी, हम विनोद जी, हम सिम्टम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। शायद आपने बहुत देर से अपना टीवी ऑन किया है, सो इसीलिए मुझे लगता है सिम्टम्स पे भी बात कर रहे हैं। लेकिन आपका सवाल ये है क्या कि बुजुर्गों में जब आर्थराइटिस होता है उसके क्या सिम्टम्स है, राइट? जी जी जी, और मतलब क्या रीजन है? और आजकल तो यंग लोगों में भी होने लगा है, किड्स में भी हो रहा है। मैंने अभी भी बस क्योंकि लाइट नहीं थी, अभी भी अपना टीवी सेट ऑन किया है जी। तो मैं आपका शुरू का आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना विनोद जी? नहीं, मुझे तो कोई बस जनरल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आप। ओके जी जी, एग्जैक्टली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद रांची से हमें कॉल करने के लिए। हम इनका जवाब जो है वो बाद में देंगे। फिलहाल तो हम बात ही कर रहे हैं कि सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस पे। बच्चों की हमने बात की, अब हम बुजुर्गों पे भी आते हैं कि किस तरह की अलामतें होती हैं जब आर्थराइटिस उनमें पैदा होता है। खैर, फिलहाल वक्त हो चला है नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो जाते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में। तब तक आप भी अपने सवालात के साथ तैयार रहिएगा। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। ईटीवी उर्दू पर आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आदाब डॉक्टर में आपका फिर से तहे दिल से खैर मकदम है। आप तक की हम जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इसके बारे में, उस मर्ज के बारे में जिसके शिकार न सिर्फ बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं बल्कि नौजवान नस्ल, साथ साथ हमारे बच्चों में भी ये मर्ज पाया जाता है। और इस मर्ज ने काफी तूल पकड़ा हुआ है, वर्ल्ड वाइड लोग इससे दो चार हो रहे हैं, राइट? हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस की। आर्थराइटिस एक ऐसा वसी मौजू बन गया है जिसके बारे में जितनी भी चर्चा, जितना भी बहस किया जाए कम है, क्योंकि इसके सिम्टम्स कभी आपको पता ही नहीं चलते हैं और किस एज में होता है ये आर्थराइटिस, इसके बारे में तफसीली वजाहत, तफसीली जायजा लेनी है हमारी डॉक्टर आकांक्षा, जो कि होम्यो केयर इंटरनेशनल से है। और आर्थराइटिस का अगर एलोपैथिक इलाज नहीं हो पा रहा है, मुमकिन नहीं है, तो इसका होम्योपैथिक इलाज भी बहुत अच्छा है जिसके साइड इफेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं है। खैर डॉक्टर साहबा, ब्रेक में जाने से पहले एक साहब रांची से विनोद ने हमें कॉल किया था। उन्होंने कहा था कि सिम्टम्स के बारे में हम बात ही कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि बड़े बुजुर्गों में आर्थराइटिस जब होता है तो इसकी क्या क्या अलामतें हैं, किस तरह से होता है ये आर्थराइटिस? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मेनली एक एजिंग डिसीज है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे टाइम पे हमें या ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम को देखने को मिलता है। इसमें फर्स्ट होता है पेन, यानी कि दर्द, घुटनों में दर्द या कहीं पे भी बोन्स में दर्द होना। उससे ये पेन यूजुअली थोड़ी देर के लिए रहता है, यानी कि एक कांस्टेंट पेन के जैसा रहता है। लेकिन अगर हम इसे एक्यूट फेज में छोड़ देंगे तो जब क्रॉनिक हो जाएगा, जब ये एवरी टाइम पेन, यानी कि 24 आवर्स ये पेन पेशेंट सफर करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो इसके साथ हमको देखने को मिलता है कि जॉइंट्स के पास सूजन आ जाना, रेडनेस रहना, वहां पे एरिथेमा यानी कि स्किन रैशेस रहना और हीट रहना। इससे मोबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि पेशेंट को घूमने फिरने में काफी तकलीफ होती है, सीढ़ियां जो स्टेप्स होती है वो चढ़ने में काफी तकलीफ होती है, उठने में, बैठने में, इस प्रकार के हम काफी तकलीफ पेशेंट जो कंप्लेन करते हैं। इसके साथ अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो डेली फिजिकल एक्टिविटीज जो पेशेंट अपने खुद कर ले सकते हैं, यानी कि कोम्बिंग, ड्रेसिंग, खाना खाना या जो भी हमारा फूड होता है वो लेने में भी पेशेंट को काफी दिक्कत होती है। और इसके अदर देन दिस कॉम्प्लिकेशंस अगर हम लोग कंसीडर करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस को, तो मेनली है डिप्रेशन।
यानी कि क्योंकि पेशेंट जब इमोबाइल हो जाता है, यानी कि उसे आने जाने या घूमने की जब दे फील लॉट ऑफ पेन, यानी कि उन्हें मुश्किल हो जाती है, तब वो एक ही रूम में रह जाना, किसी से नहीं मिलना, तो इस प्रकार की दे फील नेग्लेक्टेड के साथ डिप्रेशन में चले जाना। डॉक्टर साहब इस बारे में आगे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर, कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, मैं श्रीनिवास राव बोल रहा हूँ विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से श्रीनिवास? हाँ, श्रीनिवास राव बात कर रहा हूँ। श्रीनिवास, बताइए अपना सवाल। मेरा सवाल ये है मैडम कि जो वेट बढ़ता है ना, क्या ये भी एक वजह है आर्थराइटिस की? मुझे पूछना था जरा। वेट जो बढ़ता है मतलब किसी भी उम्र की आप बात कर रहे हैं? हाँ, 40 इयर्स में, जो 40 इयर्स के बाद जो वेट बढ़ता है। ओके, 40 इयर्स के बाद का जो वेट बढ़ता है। ओके, ये भी एक रीजन है क्या आर्थराइटिस का? मुझे पूछना था, डॉक्टर साहब से मालूम करना था। बस आप ठीक तो है? आपको कोई आर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, थोड़ा वेट बढ़ रहा है मैडम, इसलिए तो। आपका वेट बढ़ रहा है? कितना वजन है आपका? मेरा 70 है मैडम। कितना? 70। और एज क्या है आपकी? मेरी एज है 42। 42। ओके। वर्क आपका काम क्या है एक्चुअली? आप काम कौन सा काम करते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ मैडम। कंप्यूटर ऑपरेटर है तो बैठे बैठे आपका वेट। खाने पीने में क्या खाते हैं आप? खाने पीने में सिर्फ चपाती लेता हूँ मैडम, राइस भी कम खाता हूँ। राइस भी कम खाते हो, फिर भी वेट बढ़ा? तनाव वगैरह? फैमिली हिस्ट्री क्या है? कि हेरिडिटी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपकी फैमिली में? नहीं, हेरिडिटी की तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मोटापन कुछ भी? किसी को मोटापा वगैरह है या कुछ? फैमिली में तो किसी को भी नहीं है मैडम मोटापा, किसी भी की नहीं। और कहीं आपको दर्द रहता है क्या बॉडी में, या कभी लगता है जॉइंट पेन वगैरह है? दर्द तो नहीं, लेकिन ये जरा क्या बोलते डलनेस रहता है मैडम, फ्रेश नहीं रहती है तब वजह। ओके, डलनेस हमेशा रहती है और दर्द वगैरह नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। तो इनका सवाल आपने भी सुना, तो कह रहे हैं कि 40 इयर्स के बाद जो वेट बढ़ता है अचानक से, तो क्या वो रीजन हो सकता है आर्थराइटिस का? इनका ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट वांट टू गैदर द इंफॉर्मेशन। और इन्होंने बोला 42 इनकी एज है एंड 70 kg इनका वेट है। तो क्या जो क्वेश्चन है वो कॉमन क्वेश्चन की एज के साथ वेट बढ़ रहा है और उसके साथ आर्थराइटिस आने के चांसेस है। डेफिनेटली हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्थराइटिस एज एंड वेट आर इक्वली रिलेटेड। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वेट बढ़ेगा और उसके साथ आर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं पेशेंट में। तो इसके लिए अगर फैमिली हिस्ट्री में भी आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स है तो हमें इसे अवॉइड करने के लिए रेगुलर लाइफ स्टाइल में एक 30 मिनट्स ऑफ वॉक एक्सरसाइज इंक्लूड करना काफी जरूरी है, काफी इम्पोर्टेंट है। इससे हम लोग ना ही अपना वेट घटाएंगे जिससे वॉकिंग से, उसके साथ साथ आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को भी एक फ्यू इयर्स तक पोस्टपोन करने के ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं। सो एक्सरसाइजेस अपनी डेली लाइफ में रूटीन करने पर, दो फैमिली हिस्ट्री में भी अगर आर्थराइटिस है या मोटापन है तो भी अगर रेगुलर एक्सरसाइजेस लाइफ में रहेंगे तो हम आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं और पोस्टपोन भी कर सकते हैं। हमें ऊपर ही डिपेंड होता है, अपने ऊपर ही निर्भर होता है कि हम अपने आहार, अपने खान पीन में किस तरह की ग़िज़ाएं खाएं और डेली एक्सरसाइज क्या हम करते हैं कि नहीं करते हैं, स्किप अपने ब्रेकफास्ट तो नहीं करते हैं। इन सब बातों पर अगर आप ध्यान दें तो आपको आर्थराइटिस की कभी प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती। फिलहाल कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, ये वाली बात पहले से बोले बात। कौन बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, अपने टीवी का वॉल्यूम जरा कम कर दें प्लीज, आवाज कम। हेलो, सुमेरा अंसारी मंसूर से। सुमेरा अंसारी बोल रही हैं, बताइए अपना सवाल। हेलो, आपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया दोस्त? एक मिनट के चक्कर में जी चलिए आप बताइए फटाफट से अपना सवाल। जी मेरा सवाल है कि अगर वेट नहीं बढ़ता है तो ये भी इसी की प्रॉब्लम है क्या? अगर वेट नहीं बढ़ता है, आपका वेट कितना है? जी मेरा वेट है 33 किलो। 33 किलो। और आपकी एज कितनी है? 19 साल। 19 साल की है आपकी एज। तो आपका वजन जो है वो नहीं बढ़ रहा क्या? जी हाँ। कोई बीमारी है आपको या किसी और चीज की प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं, आप परफेक्ट ऑलराइट है। थायराइड टेस्ट वगैरह करवाए आपने क्या? जी हाँ, करवाया था। थायराइड बिल्कुल परफेक्ट है आपका? जी हाँ। और आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक है? पीरियड्स आपके रेगुलर है? नहीं। पीरियड्स रेगुलर नहीं है? जी नहीं। प्रॉब्लम है? आपने डॉक्टर से कुछ दवाई वगैरह ली? दवाई नहीं ली अभी।
अभी नहीं लिया, अच्छा कुछ भी नहीं, बस आपका वेट सिर्फ घट रहा है और आपको ये जानना है कि ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं। जी हाँ। हाँ जी, और कुछ? घुटनों में दर्द और है क्या? बॉडी ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है। बॉडी ग्रोथ भी नहीं, आपके घुटनों में दर्द है वगैरह? नहीं, घुटनों में दर्द नहीं है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ पीरियड्स नहीं। इरेगुलर है, राइट? पीरियड भी रेगुलर नहीं है। वही इरेगुलर आपके पीरियड्स है, टाइम पे नहीं हो रहा है, राइट? जी हाँ। कितने दिनों के बाद हो रहे हैं, कितने महीनों के बाद हो रहे हैं? कभी कभी तो 2 महीने की गैपिंग आ जाती है। ओ गॉड, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहिबा, अच्छा बीच में आपने काट दिया कि हाँ पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं, बिकॉज जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका पीरियड्स रेगुलर है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका सही ढंग से नहीं है, जी, सो देन आपका वेट जो है घट सकता है। घट सकता है। और ये भी कहते हैं कि पीरियड्स अगर इरेगुलर है तो बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है। बढ़ भी सकता है। थायराइड जो मेनली एक हार्मोन होता है जो हमारे हर एक मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ के लिए, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हजम होने के लिए, ब्लड में करेक्ट न्यूट्रिशन सप्लाई करने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी में हर एक सिस्टम को अलाइव रखने के लिए थायराइड हार्मोन काफी जरूरी रहता है। सो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन्स रिलीज करते हैं, T3 और T4। ये हार्मोन्स अगर कम हो जाए तो उसे हम हाइपोथायराइड करते हैं, ज्यादा हो तो हाइपरथायराइड करते हैं। जब हाइपरथायराइड जैसे कंडीशंस में जहाँ पे हार्मोन लेवल्स ज्यादा हो गई, तो जब हम ये कंडीशन देखते हैं कि वेट कम हो जाना, पीरियड्स इरेगुलर आना और बॉडी को गर्मी बर्दाश्त नहीं होना और हेयर लॉस होना, ड्राइनेस ऑफ स्किन होना, सो ये पूरे हाइपरथायराइड के सिम्टम्स है। इससे बॉडी मास भी नहीं बढ़ता और उन्होंने जैसे कहा है कि 33 kgs है और 19 ईयर्स है, पीरियड्स रेगुलर है, तो आप एक बार अपना थायराइड प्रोफाइल एक बार जरूर चेक करवा ले, क्योंकि T3, T4 और TSH ये 3 हार्मोन्स की वजह से भी इरेगुलरिटीज ऑफ पीरियड्स, वेट नहीं गेन होना, इस प्रकार के हम साइंस एंड सिम्टम्स। तो साथ में इन्होंने ये जानना चाहा क्या ये आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो सकता है? वी कैन से नो, नॉट एग्जैक्टली नो, क्योंकि हाइपर और हाइपोथायराइड में दोनों प्रॉब्लम्स में हम आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम्स देखते हैं, लेकिन ये काफी क्रॉनिक स्टेजेस में और कॉम्प्लिकेशंस में हम लोग देखने को मिलता है, यानी कि एक्यूट स्टेजेस में नहीं दिखता। उनके आर्थराइटिस आने के चांसेस क्यों ज्यादा है? क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होती है हाइपरथायराइड में, वेट ना बढ़ने की वजह से हम उन तक ये बात पहुंचाएं, जैसे कि आपने भी कहा दोस्त, आपको एक काम करना चाहिए, आप थायराइड चेक करवा लो और अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको करेक्ट करवा लो, राइट? इरेगुलर पीरियड्स इसी वजह से भी हो सकते हैं क्योंकि आपका थायराइड जो है वो लेवल शायद बढ़ गए होंगे या नॉर्मल रेट भी रिड्यूस, राइट? और वेट भी उसकी वजह से ही रिड्यूस होता है, जैसे कि डॉक्टर ने बताया। खैर एक और कॉलर पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो 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 हेलो। हाँ जी, सुन रही हूँ मैं आपको। आप इस वजह से नहीं। हेलो हेलो, सुन रही हूँ आपको। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कर ले। मेरा एज है। सो सॉरी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम भी ऊंचा रखेंगे और चिल्लाते रहेंगे हेलो हेलो हेलो, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। एक और कॉल पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। हाँ जी, कौन बोल रही है? हमें प्रेशर रहता है, बीपी हाई रहता है और थायराइड भी है। कहाँ से आप बोल रही हैं और कौन बोल रही है? फ्रॉम कश्मीर। मुझे वो रहता है घुटने में दर्द और बहुत जब चलती हूँ तो फूलने लगती हूँ, मतलब मेरा फूलापन आता है। अच्छा, आपको लगता है कि आप फूल गई हैं? ओके। थोड़ा दर्द रहता है और मेरे हस्बैंड को ना सुबह उठने नहीं, वो नहीं उठते हैं सुबह जल्दी, उनका सर भारी भारी रहता है, उनको पहले से ऑपरेशन भी हुआ है। प्लीज ओके, तो आप दोनों को ये हेलो। हाँ जी, तो आप दोनों को ये प्रॉब्लम है, आपका बीपी का भी प्रॉब्लम है, आपके घुटनों में भी दर्द रहता है और आपके हस्बैंड जब सुबह उठते हैं सो के तो वो बहुत डर रहते हैं, राइट? जी, उनको मतलब सर भारी रहता है, सर भारी रहता है उनका, और आपको भी ऐसा लगता है कि आप जब भी खाती हैं कुछ, आपको लगता है कि आप फूल गई हैं या आपका वजन बढ़ गया है ना खाना, फिर हमारा सूजन पन आता है, पता नहीं क्यों। कहाँ का सूजन आती है आपको? घुटनों में? माइल्ड फैटी लिवर है हमको है और गाउट थोड़ा गाउट है। अच्छा ठीक है, हमने सुन ली। आपकी एज क्या है ये बताइए प्लीज। एज तो है 55। और वजन कितना है आपका? वजन है 62। थायराइड और आपको थायराइड वगैरह कुछ है? थायराइड का टेस्ट वगैरह करवाया? जी, थायराइड खाती हो ना
हम खाते हैं 20-50 थायरानोरम 50, एमलॉन 10 और खाते हैं पेंटोसिड 40 सवेरे। कितने सालों से ये प्रॉब्लम है आपको? बीपी की, थायराइड की? 2002 से। ओह, काफी साल हो गए। यस। तो कुछ अभी दवाई कंटिन्यूसली आपकी जा रही है? वो तो हम कंटिन्यू खा रहे हैं, बीच में वो चेंज करते हैं दवा। मतलब पहले खाते थे पेंटोस, दूसरा अब एमलॉन दिया। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। इनका तो लंबा चौड़ा सवाल था और काफी सारे मर्ज के ये शिकार है और साथ ही साथ आर्थराइटिस की भी शिकार है। इन पे तो थोड़ा बहुत तफसीली इजाज़त आपको देना पड़ेगा, तफसीली वजाहत करनी पड़ेगी। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ रुख करते हैं, उसके बाद हाजिर हो जाते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आपके सवाल के साथ। देखते रहिए आदाब डॉक्टर। आदाब डॉक्टर। लाइव फोन प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में ब्रेक के बाद आपका फिर से तहे दिल से खैर मकदम है। आप तक ये बात पहुंचाए हम। इनफैक्ट आप जानते हैं कि आज हमारा मौजू है, हमारा टॉपिक है आर्थराइटिस, जो कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसके शिकार हो रहे हैं। कैसे होता है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं बातों को नजरअंदाज करते हैं एंड इस मकाम पर पहुंचते हैं कि बाद में हमें कई सारी और भी बीमारियां डेवलप हो जाती हैं, हमें कई सारी मर्ज पैदा हो जाते हैं। खैर, इस पर तफसीली बात करने के लिए हमारे साथ पता है आपको डॉक्टर हैं, डॉक्टर आकांक्षा फ्रॉम होम्यो केयर इंटरनेशनल, जो साथ ही साथ आर्थराइटिस का होम्योपैथिक इलाज क्या है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है आप तक पहुंचा रही है। क्या डॉक्टर साहबा, एक कॉलर था, काफी लंबा चौड़ा कॉल था श्रीनगर से, कश्मीर से। तो एक औरत थी, तो उनका बीपी हाई रहता है, साथ ही साथ कई सालों से उन्हें ये प्रॉब्लम है। शुगर से इनके 2002 से उन्हें ये प्रॉब्लम है। बीपी है, बीपी के साथ साथ थायराइड है, थायराइड की भी मेडिसिन खा रही है, शी सेड कि कौन से एमजीज वगैरह खा रही है। साथ ही साथ स्टमक का भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका जिस्म जो है वो फूल रहा है। और उन्हें एक और बात की, उनके हस्बैंड जब सुबह उठते हैं उनका काफी भारीपन रहता है सर में। सो और ये सारी प्रॉब्लम्स का निचोड़ आप क्या कहना चाहते हैं? बिकॉज एलोपैथिक ट्रीटमेंट वो कई सालों से कर रही है, 2002 से। एंड अगर होम्योपैथिक इलाज कुछ है उनके लिए तो वो क्या है और किस तरह से वो छुटकारा पा सकते हैं इन सारे मर्ज से? जी, आप जैसे पेशेंट ने कहा है कि उन्हें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं और उनके जो सूजन यानी कि जो फूलना उन्होंने जो फील हो रहा है वो मेजरली कॉज थायराइड की वजह से हो सकता है। यानी कि थायराइड में पेशेंट्स को वाटर रिटेंशन यानी कि पानी जम जाना बॉडी में हम लोग देखने को मिलता है, जो एक कॉमन प्रॉब्लम, एक कॉमन साइन एंड सिम्टम है थायराइड में। इसके साथ फूड यानी कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, मुलंगी और सोया प्रोडक्ट्स, इस प्रकार के फूड्स में ज्यादा वाटर रिटेंशन यानी कि ज्यादा वाटर कंटेंट रहने के लिए रहता है। तो जब ये प्रोडक्ट्स यानी कि जब ये फूड आइटम्स हम लोग अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो पेशेंट को और थोड़ा ज्यादा ही वाटर रिटेंशन और बॉडी में सूजन जैसे देखने को मिलता है। तो आप इस प्रकार के फूड्स को अवॉइड कीजिए या कम कीजिए, जिससे आपको सूजन और जो मोटापन है, ऐसा जो फीलिंग है वो कम हो जाएगा। और जो रही आपकी डायबिटीज हाइपरटेंशन और थायराइड प्रॉब्लम के रिलेटेड, आप इसके लिए होम्यो केयर इंटरनेशनल में ऑनलाइन सर्विसेज से एक बार का कंसल्ट कर सकते हैं और हम लोग पेशेंट का कंप्लीट केस स्टडी लेके ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलम होम्योपैथिक रेमेडी देते हैं। यानी कि जब पेशेंट को आपको ये प्रेजेंट प्रॉब्लम थायराइड है, ये क्या रीजन से आपके लाइफ में आया होगा, यानी कि क्या स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस की रीजन की वजह से, और इसके साथ आप कैसे आपके थायरोनॉर्म के डोसेस आपने फ्लक्चुएट किए हैं ओवरऑल इतने पीरियड ऑफ टाइम में, एंड हाइपरटेंशन की वजह से भी क्या रीजन है, उसके साथ एसोसिएटेड क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। सो जब एक पेशेंट का डिटेल स्टडी होगा, जब एक जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी हमें मिलेगी, तब आपको इस प्रॉब्लम्स का छुटकारा, परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा। और एक पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करना काफी जरूरी है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इन 1 or 2 days, यानी कि थोड़ा वैसे भी इन्होंने काफी लंबा समय लिया है, कभी लंबे वक्त से आप 2002 से आप इन प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और दवाई
दवाई भी खा रही हैं, बीच में बंद करेंगी, बीच में ले रही हैं। और अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले लेंगी तो उसमें आपको दूसरी मेडिसिन जो है वो आपको अवॉइड नहीं करनी पड़ेंगी, राइट? मतलब आप साथ साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन दूसरी मेडिसिन भी ले सकते हैं। और डोसेज, अदर मोड ऑफ मेडिसिन का जो भी डोसेज आप ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन पे ही आप डिपेंडेंट होके, होम्योपैथिक भी एक रेंज होने के बाद आप स्टॉप करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स को पूरे अवॉइड करने को तो उम्मीद करती हूँ कि आपका और जितने भी आपके शक और शुबह थे जहन में वो इस वक्त दूर हुए होंगे डॉक्टर के जवाब के साथ। खैर एक और कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बोल रही है? हम फातिमा बोल रहे हैं बलदासा से। हाँ फातिमा, पूछिए अपना सवाल। हमें डॉक्टर साहब से पूछने का है। बोलिए ना, पूछिए। 1.5 साल हो चुका है, अभी तक के प्रेगनेंसी नहीं है, ठहरती नहीं। कितने साल हो गए शादी को? 1.5 साल। 1.5 साल? तो अभी तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरी? नहीं। ओके, तो आपने कुछ ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया है? हाँ ट्रीटमेंट तो करा है। कोई और प्रॉब्लम है आपको, लाइक थायराइड की प्रॉब्लम? हार्मोनियम की प्रॉब्लम है। क्या हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है? किस तरह का? कम है हार्मोनियम। हाँ, हार्मोन मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो किस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है? डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है? अभी उसके बारे में तो इतना जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी है? आप डॉक्टर के पास गई हैं कि नहीं? हाँ गई है वो। तो क्या बोला उन्होंने? मेंसेस कैसे हैं आपके? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे, आपके पीरियड्स कैसे, रेगुलर है कि रेगुलर? हमेशा एकदम टाइम पर, डेट पे डेट आता। और डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं आपकी इस इनफर्टिलिटी का राज? वही थोड़ी सी बोले क्या गोलियां दवा से हो जाएगा। हो जाएगा। तो आपकी एज क्या है बताइए? 20 साल। और आपका वजन कितना है? 56 किलो। 56। हस्बैंड का? ओके, और हस्बैंड के कुछ टेस्ट वगैरह करवाए हैं आपने? हाँ उनका नॉर्मल निकला। उनका सब नॉर्मल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल करे। तो डॉक्टर साहबा, फातिमा, इनफैक्ट ये तो इसके साथ रिलेट नहीं करता हमारे आज के टॉपिक के साथ, आर्थराइटिस के साथ, बट फिर भी 1.5 साल से अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बहुत छोटी है। कुछ लोग थोड़ा भागम भागी में होते हैं कि क्यों नहीं हो रहा बच्चा, क्यों नहीं हो रहा बच्चा। जी, इनफर्टिलिटी के काजेस यानी कि बच्चे ना होने की समस्या के लिए काफी रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट तो हम लोग देखेंगे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, मेजर कॉज आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, इसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो आपने जैसे कहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हमें हमारे रिप्रोडक्टिव फेज में यानी कि महिलाओं के रिप्रोडक्टिव फेज में काफी सारी हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक कंसीव होने के लिए या प्रेगनेंसी होने के लिए और उसे कंटिन्यू करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि लुटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, इस प्रकार के HCG यानी कि इस प्रकार के 8 से 10 तक हार्मोन्स जो होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। और ये हर एक हार्मोन एक बैलेंस्ड वे में रहे जब एक प्रेगनेंसी आती है और कंटिन्यू होती है। सो आप जैसे कहा है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है लेकिन पीरियड्स रेगुलर है, सो आपको कुछ हार्मोन्स टैबलेट्स की वजह से एक प्रेगनेंसी आने की काफी ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप यहीं पे पास में ही ऑनलाइन सर्विसेज से आप होममेकर इंटरनेशनल को अप्रोच हो सकते हैं तो उसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन जो हम लोग देंगे वो काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो अगर आप मेडिसिन लेके थोड़ा पीरियड के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी भी अगर आप पॉजिटिव आ गई, कंटिन्यू हो गया, फिर आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी पीरियड हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए मेडिसिन लेना होगा, जो यूजुअली प्रेगनेंसी में हम लोगों को मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए मेडिसिन एडवाइज्ड है तो इट्स क्वाइट डेंजरस, वो एक रहेगा। और सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी फिर आपको ट्रीटमेंट यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिन। सो अगर होमकेयर इंटरनेशनल में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको एक पीरियड ऑफ टाइम तक लेना होगा, यानी कि आपका एज भी कम है और हार्मोनल इम्बैलेंस के जो भी लेवल है उसे देख के 6 to 8 मंथ्स अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। बिल्कुल, दिस इज द राइट टाइम। एक्चुअली कहते हैं ना कि राइट वक्त पे और सही इलाज, राइट इलाज अगर आपको पहुंचता है या आप तक पहुंचता है तो आपकी लाइफ बना देगा, राइट। तो इस वक्त राइट टाइम है आपका। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहती हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिलहाल आप बहुत छोटी हैं, 20 साल की, अभी कई साल आगे भी है, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतने अच्छे तरीके से आपने इनका आंसर दे दिया। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक मेल मिला है, एक लड़की जिन्होंने एक्चुअली 21 years old है,
बट इन्होंने कहा कि मैं कॉल कर लेती लेकिन कर नहीं पाऊंगी बिकॉज हिंदी शो है और मैं तेलुगु जान लेती हूँ। जी तो आप तेलुगु जानती हैं? जी। हाँ, anyways, अगर आपको ये पता नहीं था हमारी डॉक्टर तेलुगु जानती है, आप शायद कर लेते। एनीवेज 21 साल की है, तो इन्होंने कहा एडी जो है अक्सर एडी में सूजन रहती है, सुन्न हो जाती है, राइट? जी जी सुन्न हो जाती है इनकी एडी। जी अक्सर दिन में 12 to 15 टाइम्स में सुन्न हो जाती है इनकी एडी। जी। क्या कॉज हो सकता है इसका? व्हाई डज दिस हैपन? एज फैक्टर जैसे आपने कहा है कि 21 ईयर्स है, 21 ईयर्स में ये प्रॉब्लम आना काफ़ी इट्स वेरी अनकॉमन। सो इसके लिए मेनली हम लोग कॉजेस ले लेंगे तो मोटापन, यानी कि अगर ज़्यादा वजन वेट आपने वेट के बारे में बताया, आपने पूरी हिस्ट्री के कुछ नहीं बताया कि आपने कुछ करा इसके लिए, डॉक्टर के पास गई, कुछ इलाज करा, कुछ भी नहीं आपने कहा है। जब आप नेक्स्ट टाइम अपना ईमेल करेंगे या इनफैक्ट अगर आप कॉल करना चाहती हैं तो अच्छे से अल्फाज में इनफैक्ट पूरे विस्तार के साथ डिटेल में आप अपना पूरा का पूरा ब्यौरा दें, पूरे तफसील के साथ बताएं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम है, कितना वेट है आपका, कितनी हाइट है आपकी, क्या एज है आपकी, उसके साथ साथ क्या कोई और बीमारी है आपको, वो हम तक पहुंचाएगा तो डॉक्टर जो है वो आपके सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे पाएंगे। फिलहाल हम एक कॉलर पे आ जाते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, क्या कौन बोल रही हैं? जी मैं कश्मीर अनंतनाग से बोल रही हूँ, नीलोफर। नीलोफर कश्मीर से। नीलोफर बताइए अपना सवाल। जी मेरी एज 44 है और मैं शादीशुदा हूँ और मेरा जो मैंने टीवीएस का मेरे पीरियड जो है ज्यादा होते हैं, 1 महीने में 2 बार होते हैं और कुछ मतलब हाँ तो कुछ टाइम से मुझे कुछ पीला पीला सा भी हो जाता है पीरियड के दौरान, तो मैंने टीवीएस भी करवाया। तो टीवीएस करा के डॉक्टर साहब ने बोला मुझे कि आपको छोटे छोटे सिस्ट है, ओवरी में छोटे छोटे फाइब्रोइड, उन्होंने बताया छोटे सिस्ट है, लेकिन प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, लेकिन महीने में 2 बार 3 बार भी होता है मुझे। अब प्रॉब्लम ज्यादा ये हुई है मुझे कि मुझे मेरा जो HB है वो बिल्कुल 6 ग्राम हो गया है। ओके, एनीमिक है आप? ओके, हाँ जी। तो बहुत प्रॉब्लम है, इसकी वजह से। तो उसके लिए दवाई वगैरह डॉक्टर ने दी, और कब से ये प्रॉब्लम आपको चल रहा है? 1 साल हो गया, जून से। और हाँ, तो आपको कोई बच्चा वगैरह है? हाँ, 3 बेटियां हैं मुझे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर ने कहा ओवेरियन सिस्ट है। अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं सोचती हूँ कि इन सिस्ट की वजह से मेरा जो HB है कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। डॉक्टर साहिबा, नीलोफर ने कहा 44 इयर्स एज है, TVS भी इन्होंने वगैरह करवाया एंड इनका डॉक्टर ने कहा कि आपका ओवेरियन सिस्ट है और उन्होंने कहा उसकी वजह से जो है आप जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ज्यादा हो रहा है, मतलब इरेगुलर है, महीने में 2 बार हो रहा है। तो ये खतरे वाली बात तो नहीं है। इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम जो है कि इनका जो ब्लड है वो बहुत कम है। सो साथ ही साथ मैंने 6 ग्राम्स कुछ उन्होंने बताया, सो कम हो रहा है, मतलब इनका हेमोग्लोबिन बहुत कम है। सो आपने जैसे कहा है कि टीवीएस स्कैन में फाइब्रॉइड्स होंगे, यानी कि सिस्ट में यूजुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज में ओलिगोमेनोरिया एमेनोरिया रहता है, यानी कि पीरियड्स कम होना या ना होना, इस प्रकार का हम लोग साइंस में फाइब्रॉइड्स जो यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होती हैं उसमें यूजुअली कॉजेशन होता है एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग का, ओवर ब्लीडिंग का। सो मोस्टली आपके स्कैन में फाइब्रॉइड्स बोल के ही डायग्नोस होंगे, तो इसके लिए यूजुअली अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सर्जरी करके एडवाइस दिया जाता है। इसके वजह से जैसे आपने कहा है कि मंथ में 2 टाइम्स ब्लीडिंग होते हैं, तो इसकी वजह से इट्स लाइक डायरेक्ट कॉजेशन है हीमोग्लोबिन कम हो जाने के लिए, कि HB लेवल कम हो जाने के लिए। सो आप सर्जरी के क्या साइज ऑफ सिस्ट है वो इम्पोर्टेंट होता है। सो उसके साथ अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो विदाउट सर्जरी ये फाइब्रॉइड्स जो भी आप प्रॉब्लम सफर हो रही है वो डिजॉल्व हो जाना, यानी कि फाइब्रॉइड्स जो भी प्रॉब्लम है वो ओवरकम होने के लिए विदाउट सर्जरी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं, डिजॉल्व हो जाती है एंड पीरियड्स भी आपके रेगुलर हो जाएंगे। 2 महीने में 2-3 बार ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगे। उससे जब पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे तो एनीमिक जैसे कंडीशंस भी नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज। कैन वी से कि उसकी वजह से भी मतलब इरेगुलर पीरियड्स है या
ओवर ब्लीडिंग, जी ब्लीडिंग जी, है, फाइब्रॉइड्स की वजह से। हेमोग्लोबिन कम जी, होता है जी, या जी। बिकॉज ऑफ द फाइब्रॉइड? बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड्स ओनली उनको पीरियड्स महीने में 2 बार हो रही है, बिकॉज दे आर फाइब्रॉइड्स, उसकी वजह से महीने में 2 बार ब्लीडिंग हो रहा है, और ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होते जा रहा है। और इतना हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होना बहुत खतरे की बात है। शी वांटेड टू से दिस, शी वांटेड टू गेट द आंसर फ्रॉम दिस कि क्या वाकई खतरे की बात है? डेफिनेटली आप जैसे कहा है कि आप कश्मीर में रहती हैं, वहाँ पे इट्स वेरी कोल्ड एंड इट्स वेरी पीक एरिया यानी कि माउंटेन्स रेंजेस जो रहते हैं, हिली एरिया रहता है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेने के लिए भी काफी तकलीफ हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो जाता है, ऑक्सीजन लेने में, सांस लेने में भी तकलीफ जैसे देखने को साइंस एंड सिम्टम्स पेशेंट्स में काफी मिलते हैं। तो आप अपना हीमोग्लोबिन परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज करना चाहिए। अपने फूड में अनार जो फ्रूट होता है वो कंपलसरी, बीटरूट, इस प्रकार के बेसिक ये 2 फूड भी अगर आप डेली एक मेडिसिन रूप में या डाइट रूप में अगर आप लेंगे तो हीमोग्लोबिन परसेंटेज काफी चेंजेस देखने को मिलता है 1 मंथ में। फिलहाल आपको जो है अपना हीमोग्लोबिन जो है उसकी लेवल जो है वो बढ़ाना चाहिए। अगर 6 फाइब्रॉइड के लिए इट शुड बी 12 या एंड फाइब्रॉइड के लिए आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट ले लेंगी तो आपको ये ब्लीडिंग का प्रॉब्लम जो हर महीने 2 बार होता है वो कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हैं। ओके, अवॉइड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने डॉक्टर की बात जो है उसको जहन में रखा और वही करेंगी जो डॉक्टर ने आपको सलाह मशवरा दिया। फिलहाल डॉक्टर एक और कॉल पे आते हैं। हेलो, आदाब डॉक्टर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है? जी मैं जोया कश्मीर से, श्रीनगर से बोल रही हूँ। हाँ जोया, बताइए। जी प्रॉब्लम ये है कि मेरी मामा को 2 महीने में पीरियड्स नहीं होते, फिर 3 महीने में लगातार 2-3 महीने कंटिन्यू हो जाता है, जिससे उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। लास्ट में उसको 2 पॉइंट हो गए थे ब्लड, कभी तो उसको सारा ब्लड लॉस हो जाता है। क्या एज है उनकी? उसकी एज 50। और वजन क्या है उनका? उनका वजन बहुत ही कम है, 50 लगभग। कितना है वजन? 60। उनको सारा ब्लड लॉस हो जाए, 2-3 महीने ब्रेक हो जाए, फिर जनवरी से इनको कंटिन्यू हो रहा था पीरियड। अभी हमने देखा हीमोग्लोबिन एच भी उनका 2 पॉइंट था, अभी हमने उनको 5 पॉइंट खून भरे, मगर डॉक्टर ने उनको नहीं सजेशन किया कि आप इसको रिमूव करो। मगर उनका हमने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें यूट्रस बल्कि आ रहा था। मगर डॉक्टर ने 6 महीने के लिए दवाई दी, तो उसको कुछ फर्क, इसको 3 साल से लगभग ये हो रहा है। ओके, उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम है उनको? बस यही, इसकी वजह से जो इनको एक साथ हो जाता है, और इनको जब पीरियड्स होते उसके साथ कुछ लिवर जैसा निकलता है। ओके, क्या निकलता है? लिवर जैसा ना कुछ, जो लिवर जैसा होता है। क्लॉट्स की आप बात करिए? ओके, ब्लड क्लॉट्स की। ओके, ठीक है, समझ गई। अच्छा, तो फिलहाल क्या वो बिस्तर में ही रहती हैं कि? हाँ, अभी तो हमने इनको 5 पॉइंट खून भरे, अभी तो 7 आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो खाती नहीं है। अभी एक जगह बैठी है, अभी डॉक्टर ने हमें 6 महीने के लिए कोर्स करवाया। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए। और सीरियस सा सवाल है, सीरियस सा केस है कि 2.32 ग्राम्स आपका खून है, मतलब हीमोग्लोबिन, दिस इज डेफिनेटली सीरियस कंडीशन। डेफिनेटली जब होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब होते हैं देन बहुत ज्यादा होते हैं, क्लॉट्स वगैरह होते हैं। ये मोस्टली अगर इनका एज फैक्टर हम लोग लेंगे तो 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स मेनोपॉजल पीरियड है। थोड़े लोगों को, थोड़ी महिलाओं को क्या होता है, मेनोपॉज जब पीरियड होता है वो एकदम स्मूथली चल जाता है, यानी कि कुछ बिना प्रॉब्लम नहीं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीना आता है, 1 महीना कम होता है, फिर कम, यानी कि ऐसा बिना रुकावट के हो जाता है। लेकिन थोड़े फीमेल्स को जब मेनोपॉजल पीरियड आता है काफी तकलीफ देखने को मिलता है, और प्री मेनोपॉजल जो सिंड्रोम होता है, साइंस एंड सिम्टम्स होती है, वो 2 ईयर्स से 8 ईयर्स तक फीमेल्स को सफर करने को देखने को मिलते हैं। तो इनका जो उन्होंने कहा है कि मेनोपॉजल पीरियड में इस प्रकार के प्रॉब्लम सफर हो रही है, और बल्कि यूट्रस भी डायग्नोस हुआ है स्कैन में। सो बल्कि यूट्रस के लिए आप इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना काफी जरूरी है। इसकी वजह से ब्लीडिंग में इरेगुलरिटीज, हेवी ब्लीडिंग, हेवी बैक पेन, जॉइंट पेन्स, बॉडी पूरा मायालजिया यानी कि थकावट हो जाए। तो एक्चुअली कि हम क्या करें, उसका हर बार हिस्टेक्टोमी, जैसे आपने देना पड़ता है हर बार, और उनके डॉक्टर्स ने जो सजेस्ट किया है हिस्टेक्टोमी, यानी कि बच्चेदानी निकाल देने से उनका परमानेंट सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन बच्चेदानी निकालने से कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस फिर हमें देखने को मिलता है। अगर हमारे यूट्रस को जब हम रिमूव कर देंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिलता है। सो आप बल्कि यूट्रस के लिए होम्योपैथी में, होम्योकेयर इंटरनेशनल में ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली 1-2 दिन में रिजल्ट तो नहीं दिखेंगे, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम तक, एटलीस्ट 2-3 मंथ्स तक आप देखेंगे तो ब्लीडिंग रेगुलराइज होना
क्लॉट्स के जैसा जो ब्लीडिंग आपने कहा है वो कम होते हुए, नॉर्मल ब्लीडिंग होते हुए और हीमोग्लोबिन परसेंटेज भी इंक्रीज होना, भूख लगना, एक्टिविटीज डेली और वो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इस तरह से लाइफस्टाइल उनका चेंज होने में हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स होम केयर इंटरनेशनल में होम्योपैथी से हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो आप अभी के अभी फौरन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दें। हो सकता है उससे आपकी माँ को थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो, थोड़ा बहुत उनकी बीमारी में कमी हो। एनीवेज हम कॉलर की ओर बढ़ते हैं। आदाब डॉक्टर। हेलो, हाँ, कौन बोल रही हैं? हाँ मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ, जागृति। हाँ, ग्वालियर से। बताइए अपना सवाल। जागृति, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरी 18 एज है। 18 ईयर्स एज है आपकी? हाँ, मेरी 5 फुट 7 इंच है और वेट नहीं बढ़ा मेरा। वेट कितना है फिलहाल आपका? वेट 43 है। 43 है, वेट नहीं बढ़ रहा है आपका? नहीं, और फिगर भी मेंटेन नहीं है। फिगर भी मेंटेन है? फिगर मेंटेन नहीं है, फिगर भी लो है। फिगर मेंटेन नहीं है, 43 है, टीवी आई गेस फिगर मेंटेन है, 0 साइज लो है। हाँ, 0 साइज है। ओके, तो खाने पीने में आप ध्यान देती है? कोई और टेस्ट करवाया आपने? हाँ, चेक तो है, सब नॉर्मल है। अच्छा, खाने पीने में पे आप ध्यान देती हैं? किस तरह का खाना खाती हैं? हाँ, नहीं खाना तो खाते हैं क्योंकि भूख कम लगती है। भूख कम लगती है। ओके, एपेटाइजर वगैरह लिए? डॉक्टर क्या कह रहे हैं आपसे? डॉक्टर तो कुछ नहीं कह रहा, और पीरियड भी रेगुलर आता है। पीरियड भी रेगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ वजन आपका नहीं बढ़ रहा है। ओके, वजन भी बढ़ा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल के लिए जी। वजन उनका नहीं बढ़ रहा। कल भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था कि वजन नहीं बढ़ रहा है। 18 ईयर्स की है एंड फिगर मेंटेन नहीं है। फिगर मेंटेन है जी। आपका 18 ईयर्स आप एज कह रही हैं, तो ये एज में मेंसेस रेगुलर रहना एक इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने कहा है कि पीरियड्स रेगुलर है, नो प्रॉब्लम है। और भूख में आप अपने डाइट में डेली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। रेगुलर एक्सरसाइज करना, जिससे यानी कि भूख लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है वी कैन थिंक वार्म्स, यानी कि अगर पेट में खींचवे इस प्रकार के रहेंगे तो भूख कम लगेगी, एनीमिक कंडीशन होंगे और वेट भी पुट ऑन होने के काफी कम चांसेस रहते हैं। पाइका यानी कि मिट्टी खाना, चॉकपीस खाना, इस प्रकार का अगर कुछ क्रेविंग रहेगा तो इस प्रकार के पेशेंट्स को भी हम लोग देखने को मिलते हैं कि एनीमिक कंडीशंस होती है, भूख कम रहती है, यानी कि वॉट एवर दे ईट वो करेक्ट से डाइजेस्ट नहीं होके और करेक्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होकर, न्यूट्रिशन करेक्ट जहाँ पे जितना चाहिए सप्लाई नहीं होने के टाइम वेट कम हो जाना, इस प्रकार के साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो व्हाट इज द कॉज, आप खुद को पता कर लेना चाहिए कि मैं कहाँ पे लैक हो रही हूँ। क्या मैं खाना करेक्ट टाइम पे नहीं खा रही हूँ? खाना करेक्ट टाइम पे नहीं खाएंगे तभी भी हम इस प्रकार के प्रॉब्लम सीखे। अगर खाना करेक्ट टाइम पे खा रही है तो आर यू ईटिंग न्यूट्रिशियस एंड करेक्ट अप्रोप्रिएट फूड, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये सही टाइम पे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? टाइम इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या क्वालिटी खा रही है, क्या क्वांटिटी खा रही है और टाइम पे खा रही है, इस प्रकार। और अपने लाइफ में एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड कीजिए। इससे भी अगर नहीं हो रहे तो आपके अलग क्रेविंग्स क्या है, यानी कि कुछ अलग क्रेविंग्स है जो खाने में क्या क्या क्रेविंग्स है आपके, क्या और या अनडाइजेस्टेबल्स, यानी कि चावल, कच्चे चावल खा जाना या चॉकपीस खा जाना, इस प्रकार के यूजुअली काफी लड़कियों में हम लोग देखने को साइंस में, इससे भी वेट नहीं पुट ऑन होने का आजकल मेजर कॉज देखने को मिलता है। ओके, मतलब अगर बेकार के फूड्स खाते हैं, जंक फूड्स भी अगर जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा कुछ लोगों का वजन बढ़ता है लेकिन कुछ लोगों का वजन घटता है। इस सब चीजों में अगर आप पौष्टिक आहार, मुफीद गिज़ा अपने खाने में इस्तेमाल ना करें तो। खैर, हम बात कर रहे हैं कि वजन ना बढ़ने की, तो आपने इन तक बात पहुंचाएंगे टिप्स, अच्छे वक्त पे खाना। और मैंने ये भी सुना है कि इंस्टॉलमेंट्स में खाना बहुत जरूरी है। अगर आपको वजन नहीं बढ़ रहा है तो हर 1 घंटे के 2 आवर्स में या 1 आवर में कुछ ना कुछ आप मंच करते ही रहे, राइट। तो ठीक है, आपके लिए वजन नहीं बढ़ रहा तो आपके लिए काफी सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हैं, लेकिन राइट टाइम पे और सही वक्त पे अगर आप खाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, राइट डॉक्टर। तो हम आर्थराइटिस का जिक्र कर रहे हैं और ऐसे कॉल्स हमारे हम तक पहुंच रहे हैं कि हमारा मौजूद ही दूसरी तरफ चला गया। आर्थराइटिस में हम वापस आते हैं। हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर्थराइटिस की हमने बात की। अगर हम आगे बढ़े तो एक मेरे जहन में भी ये सवाल है, इनफैक्ट कईयों के जहन में मैंने सुना भी है
बैम्बू स्पाइन। जी राइट, ये बैम्बू स्पाइन क्या होता है? डॉक्टर कह रहे हैं कि बैम्बू स्पाइन है। व्हाट काइंड ऑफ आर्थराइटिस इज दिस? बैम्बू स्पाइन एक प्राइमरी आर्थराइटिस है। इसका मेन जो टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, उसे कहते हैं एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि हमारी बॉडी अगर हमारे अगेंस्ट काम करेगी जब आने के प्रॉब्लम को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या बैम्बू स्पाइन कहते हैं। इसमें साइंस एंड सिम्टम्स है हमारे रीढ़ की हड्डी एकदम स्टिफ हो जाना, यानी कि बैम्बू की तरह हो जाना। पेशेंट को बेंड करने में, उठने बैठने में काफी तकलीफ हो जाती है, स्टिफनेस देखने को मिलता है। इसका इन्वेस्टिगेशन से HLA-V27 ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इन्वेस्टिगेशन है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या सोरियाटिक आर्थराइटिस है। सो ये इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चलेगा कि पेशेंट क्या प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। तो पेन के साथ स्टिफनेस रहना, बैम्बू की तरह स्टिक रहना, सो इसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। चलिए, बहुत सारी बातें, मुफीद बातें इनफैक्ट आप तक पहुंचाई हमारी डॉक्टर साहबा ने, और साथ ही साथ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी। अगर आप आर्थराइटिस जैसे मर्ज से जूझ रहे हैं और काफी सालों बाद भी आपका इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा है, असंभव आपको लग रहा है, तो आप फौरन के फौरन रुजू करें किसकी तरफ? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। जैसे आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी बातें, मुफीद बातें हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ राय देना चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के बारे में, या आपको कोई सवाल है जो आप तवील अल्फाज में हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए responseurdu@etv.co.in पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और आपके सवाल के जवाब डॉक्टर साहबा अगले शो में जरूर देंगी। फिलहाल अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छा खाइएगा, अच्छा सोइएगा, अच्छा सोचिएगा, बिकॉज यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू थिंक। खुदा हाफिज, शुक्रिया। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया लासा लमसा मिक्स चाय सिर्फ पैक में मिलती है।